प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य और अन्य समुदाय। क्या राज्य और अन्य समुदाय? राज्य और अन्य समुदाय के संदर्भ में मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि इसके ऊपर हम 2 लेक्चर अपलोड करेंगे। इसके हमने 2 भाग कर दिए हैं। राज्य और अन्य समुदाय का ए पार्ट, जिसको कि हमने राज्य एक समुदाय के रूप में ये अपलोड कर दिया है। आज हम राज्य और अन्य समुदाय में इसका पार्ट बी दूसरा ले रहे हैं। वो क्या है? राज्य तथा अन्य समुदायों में अंतर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको संकेत किया था कि बेटा राज्य का अन्य समुदायों से संबंध यदि ठीक से समझना हो तो ये दोनों भाग समझना जरूरी है। अब राज्य एक समुदाय के रूप में है, मतलब यहाँ पर लास्ट के जैसे विद्वान ये कह रहे हैं कि भाई राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है, राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च नहीं है। ये बात बहुलवादियों ने कही है, मतलब बहुलवादियों का तर्क है कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। ये राज्य जो है अन्य समुदाय से उच्चतर नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। लेकिन आज जब हम राज्य तथा अन्य समुदाय में अंतर की बात करेंगे तो इसमें यह बात कही जाएगी कि राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च है, उच्चतर है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है, जबकि अन्य समुदायों के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। बस इतना सा आप ध्यान रखना, इसके बाद में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, राज्य और अन्य समुदाय, इसमें इसका दूसरा पार्ट ले रहे बी, राज्य तथा अन्य समुदायों में अंतर। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें केवल ये देखना है कि भाई राज्य और अन्य समुदाय जैसे परिवार है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, राजनीतिक दल है, धार्मिक संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन है ना। तो मतलब दुनिया भर के समुदाय हैं। तो राज्य का अन्य समुदायों से हमको अंतर समझना है कि राज्य और अन्य समुदायों में क्या अंतर है, जिसको कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को 7 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा कि राज्य और अन्य समुदायों में क्या अंतर है। इसको समझें उससे पहले मैंने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें नोट कर रखी हैं, इनको आप नोट कीजिएगा बेटा। उसके बाद में यहाँ से बी पार्ट शुरू होगा, ध्यान दें। सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको क्या कि बहुलवादियों का तर्क है या बहुलवादियों का कहना है, क्या कहना है कि राज्य वास्तविक रूप में राज्य को अन्य समुदायों में से एक समुदाय माना है। मतलब बहुलवादियों ने राज्य को अन्य समुदायों में से ही एक समुदाय माना है, जैसे परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन, संयुक्त राष्ट्र जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। इन सबको वास्तव में ये कह रहे हैं कि जैसे ये समुदाय हैं, मतलब राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य अन्य समुदायों की तरह, अन्य समुदाय मीन्स परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, धार्मिक संघ है, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, छात्र संघ, ये सारे के सारे समुदाय हैं। तो बहुलवादियों ने तर्क दिया है कि भाई जैसे ये अन्य समुदाय हैं, इन समुदायों की तरह ही राज्य भी एक समुदाय है। मतलब यहाँ विशेषकर बहुलवादी ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य जो समुदाय हैं उन समुदायों की तरह ही राज्य भी एक समुदाय है। मतलब राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च या उच्चतर नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? बहुलवादी कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। और आगे जब हम राज्य तथा अन्य समुदाय में अंतर करेंगे तो यहाँ पर बेटा ये कहा जाएगा कि राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च है या राज्य समुदायों का समुदाय, ये बात यहाँ मानी जाएगी। जबकि यहाँ बहुलवादी ये बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ नोट किया, राज्य को अन्य समुदायों में से एक समुदाय माना है। किसने? बहुलवादियों ने। इसके बाद में राज्य को उच्चतर मानने के लिए तैयार नहीं, मतलब बहुलवादी राज्य को उच्चतर या सर्वोच्च मानने के लिए तैयार नहीं। इनका कहना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है, मतलब अन्य समुदायों के समान ही राज्य भी एक समुदाय है। इसलिए राज्य को सर्वोच्च, सर्वोपरि या उच्चतर मानने के लिए बहुलवादी तैयार नहीं है। याद रखना ये बात।
अब ये बात कहने वाले कौन है? बहुलवादी है। और बहुलवादियों में विशेषकर कौन कौन से विद्वान है? नाम नोट करेंगे। लास्की ने ये बात कही है, मैकाइवर ने ये बात कही है, बार्कर ने ये बात कही है, मैटलैंड ने ये बात कही है और ड्यूगी ने ये बात कही है। क्या कही है? कि राज्य अन्य समुदाय के समान ही एक समुदाय है। राज्य वास्तविक रूप में अन्य समुदायों से सर्वोच्च या उच्चतर नहीं है, अन्य समुदाय के समान ही एक समुदाय है। ये बात बहुलवादी कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे विद्वान ये बात स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ ए और बी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि राज्य और अन्य समुदाय, इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम तरीके से समझे तो इसके लिए मैंने दो पार्ट बनाए, ए और बी। ए पार्ट में मैंने ये बताया था आपको कि राज्य एक समुदाय के रूप में, तो ये पार्ट मैंने अपलोड कर दिया कि राज्य एक समुदाय के रूप में, मतलब राज्य अन्य समुदाय के समान ही एक समुदाय है, राज्य अन्य समुदाय से उच्चतर या सर्वोच्च नहीं है। ये तो ए पार्ट मैंने समझाया। और बी पार्ट में आज लेंगे हम क्या, कि राज्य तथा अन्य समुदायों में क्या अंतर है, जिसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुलवादियों का मत है कि समाज में अनेक समुदाय होते हैं जिनमें राज्य भी एक समुदाय है। नोट करिए जरा, बहुलवादी क्या कह रहे हैं कि समाज में अनेक समुदाय होते हैं, जैसे मैंने यहाँ नाम नोट कर रखे हैं। इधर से शुरुआत करेंगे। परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र आदि सभी समुदाय है। तो बहुलवादियों का मत है कि समाज में अनेक समुदाय होते हैं जिनमें राज्य भी एक समुदाय, मतलब इनका कहना है कि राज्य भी एक समुदाय है, मतलब अन्य समुदायों की तरह ही राज्य भी एक समुदाय है, राज्य अन्य समुदायों से उच्चतर या सर्वोच्च नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ रही है कि ये आखिर समुदाय क्या होता है, तो समुदाय का अर्थ समझना भी जरूरी है। आप राज्य का अन्य समुदाय से अंतर समझ रहे हैं, तो राज्य का अर्थ परिभाषा मैंने अपलोड कर दी है। अब राज्य का अर्थ समझ में आएगा, परिभाषा समझ में आ गई, तो समुदाय का भी अर्थ समझ में आना चाहिए। इसका अर्थ समझ में आएगा तो राज्य और समुदाय में अंतर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैकायर पेज ने इसका अर्थ बताते हुए कहा है, किसका अर्थ? केवल समुदाय का, कि समुदाय प्रायः व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं। फिर से, समुदाय प्रायः व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जो संयुक्त प्रयत्नों द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जैसे मान लीजिएगा परिवार है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सारे सारे समुदाय है। फिर से, समुदाय प्रायः व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जो संयुक्त प्रयत्नों द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अब मान लो परिवार का लक्ष्य क्या है? परिवार के अंतर्गत वास्तविक रूप में लालन पालन पोषण इसकी व्यवस्था की जाती है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इनका लक्ष्य क्या है? शिक्षा का विस्तार प्रचार करना है। धार्मिक संस्था, इसका लक्ष्य क्या है? मानसिक शांति। ट्रेड यूनियन क्या है? इसका श्रमिकों का हित करना है। छात्र संघ का उद्देश्य क्या है? छात्र हितों की बात करना है। तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार से राज्य का भी उद्देश्य मानते हैं ये, राज्य का उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य। तो कहने का मूल भावार्थ ये है कि मैकायर पेज ये कह रहे हैं कि समुदाय प्रायः व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जो संयुक्त प्रयत्नों द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। वो लक्ष्य सब समुदायों का अपना अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ एक समुदाय के लक्षणों में, मतलब वास्तविक रूप में जो एक समुदाय होता है, जैसे परिवार, राजनीतिक दल है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो ये सब समुदाय है। तो एक समुदाय के लक्षणों में, मतलब एक समुदाय में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें परिवार, राजनीतिक दल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र को भी हम ले सकते हैं। तो इनके लक्षणों में संगठन, संयुक्त प्रयत्न और उद्देश्य का होना आवश्यक है। मतलब एक समुदाय में 3 लक्षणों का होना अति आवश्यक है। पहला तो उस समुदाय का अपना संगठन होना चाहिए, फिर उस समुदाय के द्वारा वास्तविक रूप में जो उद्देश्य तय किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो संगठन, संयुक्त प्रयत्न और उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। मैंने लिखा है संगठन, संयुक्त प्रयत्न, उद्देश्य होना आवश्यक है। मतलब एक समुदाय में 3 लक्षणों का होना अति आवश्यक है। ये लक्षण नहीं होंगे तो उसको समुदाय नहीं कह सकते हैं। इस दृष्टि से परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र आदि सभी समुदाय है। तो बेटे सारे के सारे समुदाय, और बहुलवादी ये कह रहे हैं कि राज्य इन समुदायों की तरह ही एक समुदाय है, इन समुदायों से सर्वोच्च या उच्चतर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। अब हम बात करेंगे राज्य तथा अन्य समुदायों में अंतर। बेटा राज्य तथा अन्य समुदाय में अंतर, अन्य समुदाय में आप इन सबको सम्मिलित कर देंगे, परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र आदि सभी समुदाय। तो संयुक्त राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समुदाय है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो समुदाय है, इन समुदाय की तुलना किससे हो रही है? राज्य से हो रही है। ठीक है, तो ये समुदाय हो गए, ये राज्य होगा। तो इन दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? चलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि राज्य एक समुदाय है, फिर भी दोनों में अंतर है। मतलब वैसे तो ये कहा जाता है कि राज्य भी एक समुदाय ही है। वैसे जैसे अरस्तु और ग्रीन की बात आती है तो अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के जनक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में लिखा है कि राज्य
समुदायों का समुदाय है, मतलब राज्य को उन्होंने सर्वोच्च माना है अन्य समुदाय से। इसी तरीके से टी.एच. ग्रीन, जैसे मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, टी.एच. ग्रीन ने राज्य को समुदायों का समुदाय माना है, मतलब इन्होंने भी राज्य को अन्य समुदायों से सर्वोच्च माना है, जबकि बहुलवादियों ने सर्वोच्च नहीं माना है। ये बात आपको नोट करनी है। तो वैसे तो राज्य एक समुदाय है, फिर भी दोनों में अंतर है। भाई वैसे तो राज्य भी एक समुदाय है, लेकिन राज्य और अन्य समुदाय में फिर भी अंतर है। अन्य समुदाय जैसे परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलेज मतलब महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र आदि, ये सभी समुदाय है। वैसे राज्य भी एक समुदाय है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर 1, राज्य सामान्य उद्देश्यों के लिए और अन्य समुदाय विशेष उद्देश्यों के लिए होते हैं। ध्यान दें बेटा, मतलब जो राज्य है, राज्य नामक समुदाय है, राज्य सामान्य उद्देश्यों के लिए और अन्य समुदाय विशेष उद्देश्यों के लिए होते हैं। मतलब राज्य का जो गठन होता है वास्तविक रूप में कानून तथा व्यवस्था के लिए होता है, अर्थात राज्य का जो उद्देश्य है वह कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना है। जबकि अन्य समुदायों का जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। मैंने लिखा भी है, अन्य समुदाय का उद्देश्य अलग अलग होता है। शॉर्ट में लिखा मैंने, अन्य समुदाय अलग अलग, मतलब अन्य समुदायों का उद्देश्य अलग अलग होता है। कैसे बेटा? ध्यान दें, राज्य का उद्देश्य तो क्या होगा? कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना। तो बिंदु क्या बन रहा है कि राज्य सामान्य उद्देश्यों के लिए और अन्य समुदाय विशेष उद्देश्यों के लिए होते हैं। तो राज्य का जो उद्देश्य होता है तो सामान्य उद्देश्य होता है कि भी पूरे राज्य के अंतर्गत जो है, पूरे देश के अंतर्गत जो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन जो अन्य समुदाय होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। जैसे परिवार का उद्देश्य क्या है? परिवार का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक उद्देश्य लालन पालन पोषण से संबंधित है। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्ति। ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या है? यस, श्रमिकों के हित की बात करना है। छात्र संघ का उद्देश्य क्या है? छात्रों के हित की बात करना है। धार्मिक संस्था का उद्देश्य क्या है? धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है, मानसिक शांति की प्राप्ति करनी है। कॉलेज विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का विस्तार और प्रचार करना है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना हो, विश्व में शांति की स्थापना हो, ये उसका उद्देश्य। तो इन सबका जो उद्देश्य है वो अलग अलग है, जबकि वास्तविक रूप में जो राज्य का उद्देश्य होता है वो सामान्य उद्देश्य होता है, जैसे कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना, मतलब पूरे देश के अंतर्गत कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, इसलिए इसका उद्देश्य सामान्य है, जबकि अन्य का उद्देश्य विशेष है। वो अपने उद्देश्य विशेष तक सीमित है, जबकि राज्य का उद्देश्य एक सामान्य उद्देश्य होता है। दूसरा अंतर, राज्य की सदस्यता अनिवार्य, अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, राज्य की सदस्यता अनिवार्य मतलब जैसे भाई राज्य निर्माण के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो डेफिनेटली राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। अब एक राज्य के अंतर्गत जो जनसाधारण है, जनता है, उनको किसी न किसी रूप में उस राज्य की नागरिकता लेनी होगी, और मान लीजिएगा वह दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो प्रथम की त्यागना पड़ता है। मतलब मूल बात यह है कि एक भारत का नागरिक अमेरिका में जाकर बस जाता है तो अमेरिका की नागरिकता लेनी होगी उसे, मतलब अमेरिका राज्य की सदस्यता उसको अनिवार्य रूप में लेनी ही होगी, ग्रहण करनी ही होगी। मतलब मूल बात यह है कि यहाँ जो राज्य की सदस्यता है वो तो अनिवार्य है, अर्थात नागरिकता अनिवार्य है। अन्य समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक है। अब अन्य समुदाय की सदस्यता ये अनिवार्य नहीं है भाई। वास्तविक रूप में एक व्यक्ति राजनीतिक दल का सदस्य बनता है नहीं बनता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ट्रेड यूनियन का सदस्य बनता है नहीं बनता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, धार्मिक संस्था, छात्र संघ, कॉलेज विश्वविद्यालय, इनकी सदस्यता वो ग्रहण करता है या नहीं है, कॉलेज विश्वविद्यालय में वो पढ़ना चाहता है या नहीं, तो डेफिनेटली उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राज्य की सदस्यता इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, नहीं, राज्य की सदस्यता तो अनिवार्य है, उसको किसी न किसी रूप में राज्य की नागरिकता ग्रहण करनी ही होगी। इसलिए बेटा राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि भाई वो उनकी सदस्यता ग्रहण करे ही करे। तीसरा अंतर है, एक व्यक्ति एक समय पर एक ही राज्य का सदस्य होता है, परंतु ऐसा संभव है कि हम एक ही समय अनेक समुदायों के सदस्य बन जाएं। इसका क्या मतलब है? देखो स्पष्ट है कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही राज्य का सदस्य होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भारतीय नागरिक हूँ, अब मान लीजिएगा मैं अमेरिका में बसना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ और फिर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रहा हूँ, तो फिर मैं अमेरिका राज्य का नागरिक बन जाऊँगा और भारत राज्य की नागरिकता का मुझे त्याग करना होगा। इसलिए एक समय पर
एक समय पर एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक समय पर एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, एक ही राज्य की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, दो की नहीं कर सकता, निश्चितता के साथ। परंतु ये संभव है कि हम एक ही समय पर अनेक समुदायों के सदस्य बन जाएं। जैसे एक ही समय पर एक व्यक्ति छात्र संघ का भी सदस्य हो सकता है, धार्मिक संस्था का भी सदस्य हो सकता है, इसी के साथ में जो है यहाँ राजनीतिक दल का भी सदस्य हो सकता है, कॉलेज विश्वविद्यालय का भी सदस्य हो सकता है, और परिवार का सदस्य तो होता ही होता है। तो मतलब एक ही समय अनेक समुदायों का सदस्य बन जाए, मतलब ये संभव है कि एक व्यक्ति एक ही साथ अनेकों समुदाय का सदस्य बन सकता है। लेकिन एक व्यक्ति एक समय पर एक ही राज्य का सदस्य होगा, एक राज्य की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, अनेकों राज्यों की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, अनेकों राज्यों की नागरिकता वो नहीं ले सकता। अगर मान लीजिएगा हम कहें कि एक व्यक्ति एक ही समय पर भारत की नागरिकता और अमेरिका की नागरिकता है, रूस की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता, वह एक समय पर एक ही राज्य का नागरिक होगा। जबकि समुदाय की बात आती है तो एक व्यक्ति एक समय पर अनेकों समुदायों का सदस्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐच्छिक है, जबकि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। ठीक है बेटा, तो ये इसका तीसरा अंतर होगा। चौथा अंतर है बहुत महत्वपूर्ण, राज्य लगभग स्थायी होते हैं परंतु समुदाय नहीं। अब ध्यान देंगे, राज्य डेफिनेटली लगभग स्थायी होते हैं परंतु समुदाय स्थायी नहीं होते। कारण भाई, राज्य स्थायी इसलिए होता है, मान लीजिएगा एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ युद्ध किया जाता है और युद्ध में दूसरे राष्ट्र राज्य को हरा दिया जाता है, तो ठीक है वहाँ पर जो सरकार है दूसरे राज्य की होगी और उसके बाद में जो वहाँ की जनता है वो उस राज्य की सदस्यता उसके ऊपर लाद दी जाएगी, परंतु राज्य तो वहाँ होगा। मतलब युद्ध में हारने पर भी वो दूसरे राज्य का अधीन होगा। तो डेफिनेटली यहाँ राज्य तो लगभग स्थायी होते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो किसी देश के अंतर्गत मान लीजिएगा शासन प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक दल जैसे बीजेपी, भारत की बात करें, बीजेपी की सरकार आ रही है, कभी कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ये राज्यों में परिवर्तन नहीं है, ये शासन प्रणाली में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है? शासन प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हो रहा है। हम दूसरे रूप में कहेंगे कि शासन प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है, जैसे राजतंत्र से गणतंत्र, गणतंत्र से राजतंत्र है, लेकिन राज्य निश्चित रूप में लगभग स्थायी होते हैं। कैसे? जैसे वैसे देखा जाए तो परिवार और धार्मिक संस्थाओं की आयु भी लंबी होती है परंतु राज्य अधिक स्थायी होते हैं। वैसे तो परिवार और धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं इनकी भी आयु लंबी होती है, परिवार की आयु भी लंबी होती है, धार्मिक संस्थाओं की आयु भी लंबी होती है, तो ये भी कुछ सीमा तक स्थायी होते हैं, परंतु राज्य परिवार और धार्मिक संस्थाओं से कहीं अधिक स्थायी होता है। इसलिए राज्य लगभग स्थायी होते हैं और समुदाय स्थायी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि समुदाय अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठित किए जाते हैं और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समुदाय समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा युद्ध के समय में अनेकों समुदाय संस्थाएं गठित की जाती हैं और जैसे युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद में वो संस्थाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से मान लीजिएगा किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ने के लिए कोई टीम बनाई जाती है, उस समुदाय का गठन किया जाता है और लक्ष्य पूरा होने के बाद में वह समुदाय समाप्त हो जाता है। मतलब एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई समुदाय बनाया जाता है और वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह समुदाय स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्य समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, तो पांचवा अंतर है राज्य का स्वरूप राष्ट्रीय होता है तथा अन्य समुदायों का स्वरूप स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। राज्य का स्वरूप राष्ट्रीय होता है तथा अन्य समुदायों का स्वरूप स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। मतलब डेफिनेटली जो राज्य का स्वरूप होता है राष्ट्रीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है: जनसंख्या, निश्चित भाग, सरकार और प्रभुसत्ता है संप्रभुता। संप्रभुता किसको कहते हैं? राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वही प्रभुसत्ता कहलाती है। ठीक है, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है बेटा? सरकार में होती है। तो राज्य का निर्माण 4 तत्वों से हो रहा है: जनसंख्या, निश्चित भाग, सरकार और संप्रभुता। इसलिए कहा जाता है कि राज्य अपने आप में एक संपूर्ण संगठन है जबकि सरकार वास्तविक रूप में उस संगठन का एक भाग मात्र है। ठीक है बेटा, तो राज्य का स्वरूप राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय, लेकिन अन्य समुदाय का स्वरूप स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। कैसे?
जैसे क्रमशः मैंने लिखा है, क्रमशः उदाहरण देता हूं मैं। ग्राम पंचायत इसका स्वरूप स्थानीय, राजनीतिक दल इसका स्वरूप राष्ट्रीय तथा संयुक्त राष्ट्र इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय। तो ये समुदाय है, तो इसलिए अन्य समुदाय का स्वरूप जो है स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, लेकिन राज्य का स्वरूप तो राष्ट्रीय ही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट करेंगे आप। किसी भी रूप में कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वतः ही स्पष्ट है। छठा है, बाध्यकारी शक्ति का अधिकार राज्य के पास है, अन्य समुदायों के पास नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी समझना जरूरी है, ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है। बाध्यकारी शक्ति का अधिकार राज्य के पास है, अन्य समुदायों के पास नहीं है। मतलब जैसा कि हम जब पॉलिटिकल सिस्टम की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, और विशेषकर डेविड स्टर्न का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है और आमंडीम पावेल का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल है, तो बेटा उसमें डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहा है कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधानी राजनीतिक व्यवस्था, मूल्यों का सत्तात्मक विनिधानी, मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था है, या मूल्यों का बाध्यकारी विनिधानी राजनीतिक व्यवस्था है। तो डेफिनेटली जो बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा लिए जाती है। बात किसने कही? डेविड स्टर्न ने कही। तो यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि बाध्यकारी शक्ति का अधिकार केवल राज्य के पास होता है, अन्य समुदाय के पास नहीं होता है। मतलब पूरे देश के लिए जो बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं वे केवल राज्य के द्वारा ही लिए जाते हैं, अन्य समुदाय के द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं। यस, निश्चित रूप में। तो बाध्यकारी शक्ति का अधिकार राज्य के पास है, अन्य समुदाय के पास नहीं है। मतलब अन्य समुदाय बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य के पास ही बाध्यकारी राज्य के पास ही बाध्यकारी शक्ति का अधिकार है। इसका मूल कारण यह है कि इसके निर्माण में 4 तत्वों का योगदान होता है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। तो राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है और प्रभुसत्ता के आधार पर बाध्यकारी निर्णय लेता है, जबकि अन्य के पास प्रभुसत्ता नहीं होती है। अन्य जो समुदाय उनके पास प्रभुसत्ता संप्रभुता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रभुसत्ता किसको कहते हैं? राज्य की सर्वोच्च शक्ति को प्रभुसत्ता कहते हैं। अब सर्वोच्च शक्ति मीन्स पूरे देश के लिए बाध्यकारी निर्णय, तो बाध्यकारी निर्णय केवल कौन ले सकता है? राज्य ले सकता है, अन्य समुदाय नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना है। इसे मैंने लिखा है यहाँ कि वास्तविक रूप में बाध्यकारी शक्ति का अधिकार राज्य के पास इसलिए होता है क्योंकि इसके पास प्रभुसत्ता होती है, जबकि अन्य के पास प्रभुसत्ता नहीं होती है, इसलिए वो बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकते। तो छठा अंतर क्या होगा? बाध्यकारी शक्ति का अधिकार राज्य के पास है, अन्य समुदाय के पास नहीं है। मतलब परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र, इनके पास बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जबकि राज्य के पास बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार होता है। और डेविड स्टर्न ने भी ये बात कही है अपने इनपुट आउटपुट मॉडल में। ठीक है। और 7वां है, निश्चित प्रदेश राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, अन्य समुदायों का नहीं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे कंपटीशन में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। निश्चित प्रदेश राज्य का एक अनिवार्य तत्व, मतलब राज्य के निर्माण में 4 तत्वों का योगदान होता है ना: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। फिर से बोल रहा हूँ, राज्य के निर्माण में 4 तत्वों का योगदान होता है, या राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है। आधुनिक समय की बात है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। प्राचीन काल की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए थे: स्वामी राजा, स्वामी अमात्य मंत्री, स्वामी अमात्य पूर्व राष्ट्र कोष, दंड या सेना और मित्र। 7 हो गए ना, तो उसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। लेकिन आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। तो डेफिनेटली जो निश्चित प्रदेश और राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। मतलब जब तक राज्य का निश्चित प्रदेश नहीं होगा तब तक उसको राज्य कहा ही नहीं जा सकता। राज्य का अपने एक निश्चित प्रदेश होना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर जो बाध्यकारी निर्णय लिए जा रहे हैं वो लागू हो सके। अब निश्चित प्रदेश ही नहीं होगा तो फिर कहाँ तक उसकी क्या सीमा होगी, कहाँ तक उसके आदेश लागू होंगे, ये तय कैसे होगा? इसलिए निश्चित प्रदेश राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। मतलब निश्चित प्रदेश, निश्चित भूभाग राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, जबकि अन्य समुदाय को नहीं। जबकि जो अन्य समुदाय हैं जैसे परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र, इनके लिए कोई निश्चित प्रदेश आवश्यक नहीं है। फिर मैंने यहाँ लिखा भी है कि राज्य की सीमाओं पर हमला, पूरे राज्य पर हमला। मतलब यदि मान लीजिएगा किसी राज्य की सीमा के ऊपर हमला होता है दूसरे राज्य के द्वारा, तो इसको पूरे राज्य के ऊपर हमला माना जाता है। जबकि मान लीजिएगा एक परिवार की बात आती है, राजनीतिक दल की बात आती है, ट्रेड यूनियन की बात आती है, तो ट्रेड यूनियन इनका उद्देश्य क्या है? केवल श्रमिकों के हित की बात करना है। परिवार का अपने पारिवारिक उद्देश्य तक सीमित है। राजनीतिक दल
सत्ता प्राप्ति तक है, छात्र संघ छात्रों के हित तक सीमित है। जबकि यहाँ जो राज्य की बात आती है तो राज्य की सीमाओं पर यदि आक्रमण हो रहा है तो इसका मतलब पूरे राज्य के ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि निश्चित प्रदेश राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, जबकि अन्य समुदायों का नहीं है। मतलब अन्य समुदायों के लिए निश्चित प्रदेश का होना कोई जरूरी नहीं है, हाँ राज्य के लिए निश्चित प्रदेश का होना जरूरी है, जिससे कि जो बाध्यकारी शक्ति का अधिकार इसके पास है तो वो उस सीमा के ऊपर लागू, क्योंकि आदेश निश्चित भूभाग तक ही सीमित होंगे। ये नहीं है कि भाई भारत राज्य के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है, भारत की सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है, राज्य की इच्छा का व्यक्ति सरकार में होती है, बेटा ध्यान रखना है, तो फिर वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू थोड़ी ना होगा। नहीं, अपना जो निश्चित भूभाग है उसके ऊपर ही लागू होगा, अन्यत्र लागू नहीं होगा। तो बेटा ये 7 बिंदु, इन 7 बिंदुओं के आधार पर आप राज्य तथा अन्य समुदाय में अंतर को आसानी से समझ सकते हैं, और इसमें किसी भी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप जिस रूप में मैंने समझा उस रूप में इसको समझ गए हैं। बाकी लास्ट में डायग्राम के माध्यम से और समझाऊंगा। निष्कर्ष निकालिए अब इसका। निष्कर्ष क्या होगा, अब ध्यान देंगे। सर्वोपरि समुदाय होने के कारण राज्य समुदायों में एक प्रधान समुदाय। अब ध्यान देंगे, निष्कर्ष यहाँ ये है, देखो बहुलवादी तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राज्य अन्य समुदाय के समान एक समुदाय है, राज्य अन्य समुदाय से उच्चतर या सर्वोच्च नहीं है, इन्होंने तो ये बात कह दी। लेकिन जब अंतर की बात आती है तो स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि सर्वोपरि समुदाय होने के कारण राज्य समुदायों में एक प्रधान समुदाय, मतलब चूंकि यहाँ बाध्यकारी शक्ति का अधिकार केवल राज्य के पास है, राज्य भी समुदाय है मानेंगे, लेकिन बाध्यकारी शक्ति का अधिकार केवल राज्य के पास है, और बाध्यकारी शक्ति का अधिकार केवल राज्य के पास है तो डेफिनेटली ये अन्य समुदायों से सर्वोपरि है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में कहा है कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, की राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, की राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। मतलब राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जो राज्य है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसके द्वारा देश के लिए बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं, अन्य समुदायों के द्वारा बाध्यकारी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। इसलिए वास्तव में राज्य एक सर्वोपरि समुदाय है, राज्य एक उच्चतर संस्थान है। इसलिए चूंकि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय विषय राज्य ही है, और ये राज्य का अध्ययन करता है, इस कारण इसको सर्वोच्च विज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास, राजनीतिक व्यवस्था के पास बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार होता है। प्राचीन समय के अंतर्गत, या हम ये कहें कि डेविड स्टन के द्वारा विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग जो किया गया राज्य के स्थान पर किया गया। क्यों? क्योंकि राज्य के अर्थ के अंतर्गत कानूनी, क्या राज्य के अंतर्गत कानूनी औपचारिक भावार्थ की गंध आती है, जिससे कि राजनीति को ठीक से नहीं समझा जा सकता। इसलिए राज्य के स्थान पर इन लोगों ने, डेविड स्टन, आमंडियम पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया। बेटा ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि ये बात निश्चित है, चाहे राज्य शब्द का प्रयोग करें या राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करें, लेकिन बाध्यकारी, क्या बाध्यकारी शक्ति का अधिकार केवल राज्य के पास होता है, अन्य के पास नहीं होता है। इसलिए राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च या उच्चतर होता है, और राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च उच्चतर होने के कारण ही अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि राजनीति वैज्ञानिक सर्वोच्च विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ बाध्यकारी शक्ति केवल राज्य के पास होती है, अन्य समुदायों के पास नहीं होती है। बात आपको ध्यान रखनी। फिर से कह रहा हूँ कि इसी कारण राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा जाता है, इसी कारण राजनीति विज्ञान को स्वामी विज्ञान कहा जाता है। ये बात किसने कही? अरस्तु ने कही। कहाँ? अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। सर्वोपरि समुदाय होने के कारण राज्य समुदायों में एक प्रधान समुदाय है, अन्य समुदायों के प्रति राज्य की दृष्टि सहयोग तथा सद्भावना की हो, नष्ट करने की नहीं हो। मतलब ये बात सत्य है कि राज्य एक सर्वोपरि समुदाय है अन्य समुदायों की तुलना जब हम करते हैं, लेकिन अन्य समुदायों के प्रति, अन्य समुदाय मीन्स परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र, अन्य समुदाय के प्रति राज्य की जो दृष्टि है, राज्य का जो नजरिया है, वह सहयोग तथा सद्भावना का हो, नष्ट करने का नहीं। मतलब जो समुदाय, उन समुदायों को नष्ट करने की भावना नहीं होनी चाहिए राज्य की। राज्य की तो भावना अन्य जो समुदाय हैं उनके प्रति सहयोग और सद्भावना की होनी चाहिए। नोट करें। इसके बाद में फिर अंत में यहाँ टी.एच. ग्रीन के अनुसार, टी.एच. ग्रीन थॉमस हिल ग्रीन, ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने राज्य को समुदायों का समुदाय माना है, और अरस्तु ने भी राज्य को समुदाय का समुदाय माना है। दोनों बात नोट करेंगे। टी.एच. ग्रीन ने राज्य को समुदायों का समुदाय माना है, मतलब टी.एच. ग्रीन ने राज्य को समुदायों का समुदाय माना है। टी.एच. ग्रीन ने राज्य को
अन्य समुदायों से सर्वोच्च माना है, उच्चतर माना है, सर्वोपरि माना है। और यही बात अरस्तु ने, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, पिता हैं, संस्थापक हैं, अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य को समुदाय का समुदाय ही माना था बेटा। ये बात नोट करनी है आपको, ठीक है। तो ये 7 बिंदुओं के आधार पर आप राज्य तथा अन्य समुदाय में अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक राजनीति विज्ञान नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्रीय विषय होता है वह राज्य ही होता है। इसलिए बेटा मैं राज्य की अवधारणा को आपको व्यापक रूप में समझाऊंगा, चाहे राज्य की अवधारणा के ऊपर मुझे कितने ही लेक्चर अपलोड करने पड़े। हालांकि इनकी संख्या लगभग 20-25 लेक्चर तो होंगे ही होंगे, मतलब 20-25 लेक्चर तो राज्य के अवधारणा पर मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा, जिसके अंतर्गत राज्य के स्वरूप से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, लगभग 10-12 सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है, वो सारे मैं क्रमबद्ध रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि राज्य की अवधारणा को मैं व्यापक रूप में समझाऊंगा, कारण क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्रीय विषय होता है बेटा वो राज्य ही होता है। इसलिए राज्य को व्यापक रूप में समझना निहायत जरूरी है। अब अंत में मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, क्या राज्य अन्य समुदाय मीन्स राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है, क्या राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है या राज्य को बाध्यकारी शक्ति का अधिकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता किसे कहते हैं? राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वही प्रभुसत्ता कहलाती है। और राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है इसका मतलब होता है कि बाध्यकारी शक्ति का अधिकार राज्य के पास होता है, समझे। अब इधर मैंने संकेत किया है बाध्यकारी शक्ति का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास। तो इसलिए अन्य समुदाय किसके अधीन होंगे? राज्य के अधीन होंगे। मैंने यहाँ दर्शा भी दिया तीर के निशान से, यहाँ ये बाध्यकारी शक्ति राज्य के अधीन होंगे, सभी समुदाय राज्य के अधीन होंगे। लेकिन इस तीर के निशान से मतलब ये कि जो अन्य समुदाय होते हैं, अन्य समुदाय की बातों को भी राज्य को सुनना पड़ता है। बाध्यकारी शक्ति है इसके पास, मतलब अंतिम रूप में जो सत्तात्मक विनिधान की शक्ति है वो राज्य के पास होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य स्वतंत्र है, स्वच्छंद है या फिर जो है ये निरंकुशता का आचरण कर सकता है। नहीं, अन्य समुदाय की बातों को भी इसे सुनना पड़ता है। इसलिए मैंने इस तीर के निशान से संकेत किया है। फिर मैंने लिखा अन्य समुदाय 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अन्य समुदाय। जैसा कि मैंने 8 के नाम लिखे हैं, जैसे परिवार, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, धार्मिक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र, ये 8 समुदायों के नाम लिखे हैं। तो ये 8 मतलब 8 के 8 समुदायों के नाम लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि जो अन्य समुदाय हैं, अन्य समुदाय के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं होगी, जबकि राज्य के पास ही केवल बाध्यकारी शक्ति होती है। और राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होने के कारण ही अन्य समुदायों से सर्वोपरि होता है। इसीलिए राज्य को समुदायों का समुदाय माना जाता है। राज्य को समुदायों का समुदाय माना जाता है, मतलब राज्य अन्य समुदायों से, ये जो 8 समुदाय हैं, 8 के नाम लिखे, और भी बहुत समुदाय हैं, इन सबसे क्या है, ये सर्वोच्च है, उच्चतर है, सर्वोपरि है। क्यों? इसका कारण यही है कि राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति का अधिकार होता है, जबकि अन्य समुदायों के पास बाध्यकारी शक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये बात आपको नोट करनी है। और ये मैंने जो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे, इसका मतलब ये कि 8 समुदायों के मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं। तो 8 समुदाय के यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, बाकी समुदाय और भी बहुत होते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया राज्य और अन्य समुदाय के अंतर्गत इसका दूसरा पार्ट, राज्य तथा अन्य समुदायों में अंतर। प्रथम पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है राज्य एक समुदाय के रूप में। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य तथा अन्य समुदाय में अंतर को ठीक से समझ गए होंगे। और यदि ये अंतर ठीक से समझ में आ गया तो मुझे विश्वास है कि राज्य की अवधारणाओं का आप व्यापक रूप में समझ सकते हैं। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।